editorial vocabulary, I have chosen certain words for you. पहला वर्ड है फॉर्मिडेबल. अब फॉर्मिडेबल एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है जब आप किसी को नहीं जीत पाते हो. इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल, हिंदी में बोलते हैं दुर्जेय, जिसको अनकॉन्करेबल भी बोला जाता है. ठीक है, जैसे कोई डॉन्टिंग चीज है, कोई ऐसी चीज जो बहुत खतरनाक है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. कोई इंटिमिडेटिंग है, क्योंकि टिमिड मतलब कायर और इंटिमिडेट का मतलब है किसी को डरा देना, है ना. कोई पावरफुल, कोई चीज जो आपको डराए, फॉर्मिडेबल. वैसे ये बहुत हल्का वर्ड भी है, कभी कभी यूज करते हैं. जैसे मैंने कहा कि द फॉर्मिडेबल ट्री इन माई नेबर. इसका मतलब है तुम किसी बहुत बड़े पेड़ की बात कर रहे हो कि आपको उसको देख के डर लगता है. ठीक है. और फॉर्मिडेबल प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, इसका मतलब आपको पता है वो दुश्मन से डर रहा है जिसको वो हरा नहीं सकता. तो फॉर्मिडेबल एक बहुत ही साधारण सा वर्ड आपको नजर आएगा जगह जगह. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दैट लॉयर वाज साइलेंस्ड बाय द फॉर्मिडेबल पावरफुल स्पीकर. मतलब उस लॉयर की बोलती बंद हो गई जब उसने देखा कि एक फॉर्मिडेबल पावरफुल स्पीकर उसके सामने है. ठीक है. फिर एक थोड़ा स्टैंडर्ड का वर्ड है इंसेप्शन. भाई देखो, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो हम बोल सकते हैं कि भाई उसकी स्टार्टिंग हुई, उसकी बिगिनिंग हुई. लेकिन एक होता है ना कि भाई किसी चीज के लिए हम बहुत अच्छा वर्ड यूज करें. जैसे हमने कहा कि भाई आरंभ हुआ, तो एक हुआ शुरुआत हुआ, एक हुआ आरंभ हुआ, एक हुआ शुभारंभ हुआ. तो हम लोग उसके लिए इंसेप्शन वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में. ठीक है. तो कमेंसमेंट उसी के लेवल का एक वर्ड है. मैंने कहा कि बिफोर आई कमेंस द लेक्चर, इसका मतलब है मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज कर रहा हूं. ठीक है. ऐसे ही एक वर्ड जेनेसिस यूज किया जाता है. जेनेसिस एक्चुअल में बाइबल के स्टार्टिंग चैप्टर का नाम है, जिसमें सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई उसके बारे में बता रखा है. तो मैंने कहा कि द जेनेसिस ऑफ माई लेक्चर, इसका मतलब है मैं पहले आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत में मैं क्या क्या बोलूंगा. इनिशिएशन हो गया, ओरिजिनेशन हो गया, ऑनसेट हो गया. अब ऑनसेट तो बहुत कॉमन वर्ड है. एट द ऑनसेट, इसका मतलब है शुरुआत में ही. इसको एट द आउटसेट भी बोला जाता है इंग्लिश में. ऑनसेट, आउटसेट, एट द आउटसेट. ठीक है. जैसे मैंने कहा कि सिंस इट्स इंसेप्शन दैट इंस्टीट्यूट हैज बीन वर्किंग वेरी वेल. जैसे इंग्लिश कॉस्मोस हमारा इंस्टीट्यूट है. सिंस इट्स इंसेप्शन फॉर लास्ट 27 ईयर्स इट हैज बीन वर्किंग स्मूथली. फिर उसके बाद में एक वर्ड आया मिनोज. अच्छा, मैं फिर कहना भूल गया कि आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और प्लीज कमेंट जरूर लिखा करें. अगर ये आपके पास ग्रुप से पहुंचा है तो आप उससे यूट्यूब पे चले जाइए. यूट्यूब पे जाकर के आप वहां पे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट दिख जाएगा. कमेंट कहाँ लिखते हैं? आप कुछ नहीं लिख सकते तो थैंक यू लिख दीजिए. मैं उसके लिए आपको वेलकम लिख दूंगा. फिर एक वर्ड आया मिनोज. मिनोज एक्चुअल में तो छोटी मछली होती है, लेकिन जो कंपटीशन में जो छोटे लोग होते हैं उनको हम इंग्लिश में मिनोज बोलते हैं. ठीक है. मतलब छोटे छोटे प्रतिद्वंदी. तो हमने जैसे बोला अंडरडॉग्स. अंडरडॉग्स एक बहुत कॉमन वर्ड है. अब इसको डॉग से रिलेट नहीं करना है, ये वर्ड है इंग्लिश में. ठीक है. स्मॉल फ्राई. पकौड़े तलते हैं तो मेन पकौड़ा तो उठा लेते हैं, लेकिन बीच में वो छोटे 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 जो बच जाते हैं ना, जिनको हमारे मारवाड़ी में खेरे बोलते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं. तो होते वो भी पकौड़े ही देखा जाए तो, लेकिन उन्हें कोई नहीं खाता, इसीलिए उनको स्मॉल फ्राई बोला जाता है. वो इंफीरियर्स हैं, वो वीकलिंग्स हैं. ठीक है. वो नोविसेस हैं, वो फ्लेजलिंग है. नोविसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे. ठीक है. जैसे मैंने कहा कि द टूर्नामेंट अलाउड द मिनोज टू प्ले, कि भाई छोटे छोटे खिलाड़ियों को भी इस बार मौका दिया गया. जैसे आपने देखा होगा कि धुरंधर फिल्म में बहुत सारे छोटे छोटे कलाकार जो केवल यूट्यूब पे ही गाया करते थे, उनको भी इस डायरेक्टर ने मौका दिया है. तो वो मिनोज को भी उसने मौका दिया. फिर ट्राउंसिंग एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, उस एडिटोरियल में आया. ट्राउंसिंग का मतलब होता है बुरी तरह से हराना. तो जैसे थ्रैशिंग है, थ्रैश का मतलब होता है पीटना, ऐसे, है ना. लेकिन थ्रैश का मतलब किसी को बहुत ज्यादा हराना भी हो सकता है. जैसे उसको पीटना हो सकता है. ठीक है. ह्यूमिलिएट करना हो गया, ओवरवेलमिंग हो गया, ड्रबिंग हो गया, क्रशिंग हो गया. तो जैसे मैंने कहा कि द टीम सिक्योर्ड अ ट्राउंसिंग विक्ट्री, मतलब उस प्रतिद्वंदी को कुचल करके और विक्ट्री हासिल की. जैसे इस वक्त हम देख सकते हैं कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में किया. हालांकि जो आर्टिकल में आप जिस आर्टिकल से मैं वोकैबुलरी दे रहा हूं, राइटर एक थोड़ा इस तरह से डेमोक्रेसी के ऊपर लिख रहा है जिससे हमारे को शक हो जाए डेमोक्रेसी के ऊपर. फिर उसने एक वर्ड यूज किया, नियोफाइट. देखो इंग्लिश में एक वर्ड है नियो. नियो का मतलब होता है न्यू, और फाइट का मतलब तो आपको पता ही है, किसी चीज को करने वाला. तो बिगिनर, नोविस, फ्लेजलिंग, अप्रेंटिस, टायरो, ग्रीन हॉर्न,
ग्रीन हॉर्न बड़ा कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, मतलब कोई जानवर जिसके अभी छोटे छोटे सींग अभी आए हैं नए नए, मतलब एक बिगिनर, एक ऐसा व्यक्ति जो काम को सीख रहा है, अभी एक्सपर्ट नहीं बना है, ठीक है, इनिशिएट करने वाला। सो एज अ, मैंने कहा कि यार एज अ नियोफाइट जर्नलिस्ट ही आस्क्ड वेरी टफ क्वेश्चन टू द प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर सेंटेंस आया, तो मुझे लगा मैं आपको दे दूं ये सेंटेंस कि कंपटीशन इज द हीमोग्लोबिन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये आप बताइए इसका कितना सुंदर मीनिंग है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पार्टी राज कर रही है, काम कर रही है, इनकम्बेंट है, 5 साल में अगर काम नहीं किया है, तो कंपटीशन अगर हेल्दी रहेगा तो जो मैंडेट है वो एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ेगा और उसको निकाल बाहर करेंगे और फ्रेश जो आदमी है उसको ले आएंगे। तो कंपटीशन जो है वो हीमोग्लोबिन, मतलब इससे उसकी सांस चलती रहती है। हम कह सकते हैं कि भाई जीवनदायिनी शक्ति है प्रतियोगिता लोकतंत्र की। इस तरह से बड़ा सुंदर सेंटेंस आया है, ठीक है। तो उसके बाद एक वर्ड आया टाउट। टाउट का मतलब होता है बहुत बढ़ चढ़ करके किसी बात को फैलाना। वैसे टाउट का मतलब दलाल भी होता है, मीडिएटर, ठीक है। तो किसी चीज को प्रमोट करना, जैसे मैंने कहा कि दैट कंपनी कंटिन्यूज टू टाउटिंग फॉर द न्यू प्रोडक्ट, मतलब अपने प्रोडक्ट को बढ़ चढ़ के एडवर्टीज कर रही है, टाउटिंग, एंडोर्स कर रही है। एंडोर्स एक कॉमन वर्ड है, सीखना चाहिए आप लोगों को। मैंने कहा कि किसी ने मुझसे पूछा कि यार आपका क्या विचार है, बैलेट पेपर पे होना चाहिए चुनाव या कि ईवीएम पे। मैंने कहा आई डोंट एंडोर्स द ऑपोजिशंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑपोजिशन खुद ही इस बारे में बात कर रहा था शुरू में, अब वो हारने लगा है तो वो क्या ईवीएम पे दोष डाल रहा है। तो मैंने कहा मैं एंडोर्स नहीं करता हूं ऑपोजिशन के विचार को, मतलब मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं। जैसे मैं किसी साबुन का ऐड कर रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार हूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं इस प्रोडक्ट को एंडोर्स करता हूं, ठीक है, मैं इसको एडवोकेट करता हूं, इसकी वकालत करता हूं, इसका पक्ष लेता हूं, इसको पब्लिसाइज करता हूं, मैं इसको हाइप देता हूं। हाइप का मतलब होता है बहुत किसी चीज को बड़ा चढ़ा करके बताना। मैंने कहा यार इन्होंने हाइप क्रिएट कर रखा है, उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है लेकिन हाइप क्रिएट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आया प्लेबिसिट, बोल के दिखाओ एक बार, प्लेबिसिट। प्लेबिसिट एक्चुअल में जनमत संग्रह को बोला जाता है। जैसे कश्मीर जैसे मामले पर, जैसे पाकिस्तान ने पहले तो प्रॉक्सी वॉर चला करके, और आपने नोटिस किया होगा कि कश्मीर में जहर घोल दिया और उसके बाद सारे हिंदुओं को वहां से निकाल बाहर किया, और प्रॉक्सी वॉर के थ्रू मस्जिदों से ऐलान कर करके वहां पे इस्लाम को फैला दिया। और अब वहां पे बड़े बड़े थिंकर्स जो लेफ्ट विंग के होते हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब जनमत संग्रह करा लो, ये किसके पक्ष में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के इंडिया के। लेकिन भारत सरकार समझदार है, वो उसने कभी भी प्लेबिसिट के लिए ओके नहीं किया है। प्लेबिसिट का मतलब होता है इनसे खुद कह दो कि ये किस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो रेफरेंडम बोल सकते हैं, पॉपुलर वोट बोल सकते हैं, बैलेट बोल सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई अलग से सिनोनिम नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में बहुत कॉमनली यूज होता है अखबारों में, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ प्लेबिसिट टू डिटरमिन पब्लिक ओपिनियन ऑन द पॉलिसी। चलिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है ये प्लेबिसिट वगैरह जैसी चीजें कौन सी जगह पर सही रहती हैं। भारत जैसा देश जहां पे डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो बहुत कम है, इतनी प्रेजुडाइज्ड पॉलिटिकल नॉलेज है, हिस्ट्री की नॉलेज लोगों को कम है, पॉलिटिक्स में हम लोग अज्ञानी लोगों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और शायद इसीलिए हमारे जैसे देश में अगर प्लेबिसिट हो तो एक आम आदमी को केवल अपने काम से मतलब है। तो प्लेबिसिट होना एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट कई बार निकल के सामने आ सकता है, कि वो हो सकता है अपनी जाति को चुन ले, हो सकता है कि अपने धर्म को चुन ले और बाद में जाके नुकसान में हो, जैसे पाकिस्तान पछता रहा है। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट आपको पता है ये निरंकुश शासक को बोलते हैं, जैसे बहुत कॉमनली डिक्टेटर वर्ड यूज किया जाता है, सुना ही होगा हिटलर के बारे में। फिर टायरेंट एक वर्ड है, अराजकता फैलाने वाला, लोगों को कंट्रोल करने वाला। टोटलिटेरियन एक बहुत कॉमन वर्ड यूज किया जाता है। डेस्पॉट एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है कि ही इज अ डेस्पॉट, दैट पर्टिकुलर हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज बिहेविंग लाइक अ डेस्पॉट, ठीक है। अथॉरिटेरियन है वो, उसका रूल अथॉरिटी से भरा हुआ है, वो कंट्रोलिंग माइंडसेट का आदमी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि द नेशन सफर्ड ग्रेटली अंडर द रूल ऑफ द ऑटोक्रेट। ऑटो का मतलब स्वयं, क्रैट का मतलब जैसे हर जगह ये जो डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, मोबोक्रेसी वर्ड आते हैं, क्रेसी नहीं बोलते हैं इनको, हमेशा याद रखिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ आप बोल के देखें, डेमोक्रेसी, इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डेमोक्रेसी। तो जैसे कृषि वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड क्रैट, तो शासन चलाना, ठीक है। तो द नेशन सफर्ड ग्रेटली अंडर द ऑटोक्रेट। तो ऑटोक्रेट का मतलब है अपनी मर्जी से काम करने वाला, कंट्रोल करके काम करने वाला। फिर एक वर्ड आया एपिलेट, ठीक है। और
एपिलेट का मतलब होता है जो अपील करता है कहीं पर, उसको एपिलेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया जेटसम एंड फ्लॉटसम। अब आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि जेटसम और फ्लॉटसम में क्या अंतर है। जेटसम जो वर्ड होता है वो यूज किया जाता है जब आप, जैसे कोई जहाज है, देखो ये बहुत कॉमन वर्ड है और अखबार इसमें एग्जाम में बहुत आता है कि हम लोग बीच बीच में वी कीप जेटसमिंग आर्टिकल्स ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली क्लीनिंग्स इन आवर हाउसेस। हम क्या करते हैं, पुराना कोई सामान होता है जो काम का नहीं है, उसको रद्दी वाले को बेच देते हैं। तो हम अपने घर के अंदर से वो सफाई कर रहे हैं, जेटसम कर रहे हैं। तो जो जेटसम वर्ड आया है कि जब जहाज डूब रहा होता है तो उसमें उसको हल्का करने के लिए भी हो सकता है कुछ मदद मिल जाए, अभी हम और जहाज तैर के आगे चला जाए तो हम इसको हल्का कर देते, तो वो जो सामान है उसको उठा उठा कर फेंकते जो उनको लगता है काम का नहीं है, जैसे फर्नीचर वगैरह, तो हम बोलेंगे कि ये जेटसम है, वो तैरता हुआ नजर आता है। एक फ्लॉटसम है कि कोई जहाज डूब गया है और उसकी चीजें अब तैर रही है। सो देयर इज अ फ्रेज ऑल्सो, जेटसम एंड फ्लॉटसम। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या आपको ये वर्ड पहली बार सीखने को मिला है या आप पहले इस वर्ड को जानते हो। तो अगर मैं फ्लॉटसम और जेटसम के लिए बात करूंगा तो आपको पता है हम कौन सी चीजें फेंकते हैं। डेब्री, जैसे हम किसी और क्लास में ले चुके हैं, डेब्री जिसमें एस साइलेंट होता है ना। रैकेज, कोई चीज खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है, टूट फूट गई है, उसको हमने फेंका। ड्रिफ्टेज, रिफ्यूज, ठीक है। जैसे मैंने कहा आफ्टर द स्टॉर्म द फ्लॉटसम कवर्ड द एंटायर स्टोर लाइन, शोर लाइन, मतलब पूरी शोर लाइन पे। अब शोर लाइन से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, जैसे आप कभी देखिएगा ये वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। जैसे आप दूर से क्षितिज देखते हो ना, होराइजन, तो उसको इंग्लिश में स्काई लाइन बोलते हैं। स्काई लाइन इसलिए भी यूज होता है, जैसे आजकल ये बिल्डिंग्स बन जाती है ना, ऐसे ऐसे हम दूर से देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि द स्काई लाइन ऑफ जयपुर हैज चेंज्ड, मतलब नई नई बिल्डिंग्स आ गई है। क्लॉथ लाइन, कपड़े सुखाने की तनी। पाइपलाइन, ठीक है। ऐसे करके लाइन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपकी वोकैबुलरी और इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल दिस फॉर दिस सेशन। और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये वोकैबुलरी सेशंस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।